दोस्तों नमस्कार। ले दे के एक सुप्रीम कोर्ट ही तो बचा है जहां से आप न्याय की गुहार लगा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। यह साख तो सुप्रीम कोर्ट की अभी बची हुई है, क्योंकि इस देश के भीतर जो भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ भी दे। जिसके खिलाफ भी फैसला जाता है वह भी कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लेते हैं, और अगर फिर अपील करनी पड़ी तो दोबारा अपील कर लेंगे। लेकिन अन्यथा इस देश के भीतर किसी भी संस्थान को लेकर कोई साख बची ही नहीं है। यहां तक कि जो इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियां हो, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इस देश के स्वायत्त संस्थानों की फेरिस्त हो, आप कहीं भी उंगली रख लीजिए, इस देश की राजनीति टकरा रही है। और यह टकराने की परिस्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों है और उसके पीछे राजनीति क्यों है? राजनीतिक तौर तरीके तो इससे पहले भी थे। और याद कीजिए, एक वक्त सीबीआई को तोता कहा गया था, सरकार का तोता। लेकिन उस तोता कहने के पीछे इस देश की राजनीतिक प्रणाली पर कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि करप्ट होते सीबीआई, करप्ट होते सीबीआई के डायरेक्टर और करप्शन को लेकर सीबीआई की भूमिका, यही वो सवाल था उस वक्त जो खुले तौर पर उठा था। लेकिन अगर राजनीतिक प्रणाली का जिक्र करेंगे तो चुनाव का जिक्र होगा, और चुनाव के आसरे भारत की राजनीति पलती बढ़ती है। इस देश की राजनीति को साधने के लिए आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है। तो क्या पहली बार इस देश के तमाम संस्थानों का उपयोग इस देश में चुनाव जीतने के लिए किया जाने लगा? और आखिर में सरकार को भी लगा जिसकी साख है उसी दरवाजे पर चले चलते हैं, और उस दरवाजे के असरे कोई उम्मीद, कोई आस तो बन जाएगी, क्योंकि केंद्र और राज्य भी वह जहां पर बीजेपी शासित सरकार ना हो। जी नहीं, बीजेपी शासित सरकार जहां पर होगी वहां तो सब कुछ केंद्र के अनुकूल होगा, क्योंकि वो डबल इंजन कहलाता है। लेकिन जहां पर बीजेपी शासित सरकार नहीं होगी वहां के स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगर सेंटर के इंस्टीट्यूशन से टकराते हैं तो दोनों दोषी हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, दोनों गलत काम कर रहे हैं अगर टकरा रहे हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार की कोई एजेंसी अगर किसी राज्य में चली जाती है और उस एजेंसी को लेकर यह सवाल बड़े हो जाते हैं कि उसको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी सत्ता के लिए उसका उपयोग कर रही है, तो राज्य सरकार किस भूमिका में आकर खड़ी होगी? यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आखिर में यह कहना भी पड़ा कि दरअसल चुनाव के वक्त ही इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की क्या जरूरत थी कि वह चुनाव आने वाला है जिस राज्य में, उस राज्य के भीतर वह आईपैक के दफ्तर पर छापा मारे? यह सवाल एक तरफ है। और दूसरा सवाल यह भी है, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि राज्य की मशीनरी सक्रिय हो गई ईडी के खिलाफ, और राज्य की मुख्यमंत्री खुद ही उस छापे वाली जगह पर राज्य की एजेंसियों के साथ केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ छापा मारने पहुंच गई? यह अस्तित्व की लड़ाई भारत के संविधान के भीतर इस बात को इंगित करती है कि दरअसल जब फेडरल स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है तो वो तभी काम करेगा जब हर इंस्टीट्यूशन अपनी भूमिका को बाखूबी निभाएगा। लेकिन आज हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया। उसने बताया कि दरअसल फैक्ट्स सामने रखिए, और उस फैक्ट्स के आसरे इस दौर में जो बात सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं हो पा रही है उन बातों को भी रख दीजिए। मसलन 2020 के नवंबर के महीने में जो कोयला घोटाला और कोयला स्कैम का जो पैसा था वो तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसका जिक्र ईडी ने किया। और उसी पैसे की हवाला ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मद्देनजर उसने आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। 2020 का नवंबर का महीना और 2026 के जनवरी का महीना, जाहिर है इन दोनों के बीच 5 बरस का वक्त है। इन 5 बरस में ईडी ने इस देश के भीतर 500 से ज्यादा छापे मारे। और आपको जानकर हैरत होनी चाहिए कि ये 500 से ज्यादा छापे जो मारे गए, 573, उसमें से लगभग 250 के करीब छापे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नेता उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं। सीधे तौर पर, अप्रोक्ष तौर पर इस देश में राजनीति के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो फिर आप कह सकते हैं कि हर छापे के पीछे एक राजनीति होती होगी, लेकिन यहां पर हमने जो डायरेक्ट संबंध है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल नेताओं का, और जो छापे पड़ रहे हैं जिन पर उनसे सीधा ताल्लुकात है, उसको जोड़ा है हमने। तो 250 से ज्यादा छापे जोड़िए या 573 छापे जोड़िए, उसमें से सिर्फ 2 जगहों पर कार्रवाई हुई। जी, सिर्फ 2 जगहों पर, और गिरफ्तारी की नौबत आई। ऐसा नहीं है उन्हें सजा हो गई,
ऐसा नहीं है कोई फैसला आ गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जी नहीं, ये गिरफ्तारी के दौर में कुछ पावर्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास होते हैं और जेल में वो डाल देती है। फिर आप लंबे वक्त तक जेल में भी रह सकते हैं। यह स्थिति दिल्ली के भीतर की राजनीति जब उफान पर थी, जब गैर बीजेपी शासित राज्य यहां पर हुआ करता था दिल्ली में, उस वक्त के दौर को भी याद कीजिएगा तो बहुत सारे पन्ने खुलते चले जाएंगे। अच्छा, आज की तारीख में दिल्ली का वो मुख्यमंत्री कहां है, उसके डिप्टी सीएम कहां है, उसके मंत्रीगण कहां हैं जिन पर ईडी आरोप लगा रही थी, आज वो जेल में क्यों नहीं है? इन सारे सवालों को उसमें जोड़ते चले जाइए और यह सवाल निकलेगा, क्या वाकई ईडी की भूमिका इस दौर में उस पॉलिटिकल हथियार के तौर पर है जिस पॉलिटिकल हथियार से टकराने के लिए कोई भी राज्य सरकार सामने इसलिए नहीं आती है क्योंकि इस देश में कानून का राज होना चाहिए। लेकिन कानून के राज को अगर कोई इंस्टीट्यूशन के जरिए पॉलिटिकल टूल बना लेता है तब क्या होगा? और शायद इसका एक खुला नजारा आज रांची में नजर आया। जी, झारखंड की राजधानी रांची, वहां पर एक घोटाला हुआ था, 20 करोड़ गबन का मामला था। मामला ईडी के पास गया, उस व्यक्ति को जेल हो गई, जेल से निकल कर आया, उसको फिर बुलाया गया, बुलाने के बाद उसके साथ फिर मारपीट हो गई, उसके बाद उसने शिकायत कर दी, फिर झारखंड की पुलिस सक्रिय हो गई, उसने घेराबंदी कर दी और एक झटके में ईडी के दफ्तर को घेर लिया। बंगाल झारखंड नहीं है, इस बात का जिक्र बीजेपी के नेताओं ने झारखंड में किया। बाबूलाल मरांडी खुले तौर पर कहे यह बंगाल नहीं है, यह झारखंड है। अब सवाल है वो ईडी है, वो पुलिस है, इसमें बंगाल और झारखंड आ गया। यही परिस्थिति कमोवेश तमिलनाडु के भीतर स्टालिन के जहन में आई। उन्होंने भी सवाल किया, यह ईडी की भूमिका जिस तर्ज पर चल रही है उसमें तो सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लाइन पर चलते हुए छापे मारती और हाथ में उसके कुछ नहीं आता है, तो फिर उसके बाद वो धमकाकर चली जाती है। स्टालिन भी बीजेपी के साथ नहीं है। एक वक्त में यह परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर चुनाव के वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिवसेना और एनसीपी को लेकर भी रही। तो क्या जो परिस्थिति इस वक्त मौजूद है उस परिस्थिति में कानून का राज होना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट को आज जब यह कहना पड़ा, अगर हम दखल नहीं देंगे तो इस देश में अराजकता आ जाएगी, कानून का राज खत्म हो जाएगा, तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो आइए एक एक पन्ने को खोलते हैं जिससे कुछ चीजें बहुत साफ दिखाई देने लग जाए। इस दिखाई देने की परिस्थिति में हमको लगता है कि पहले एक बात सुनिए। यह देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, झारखंड के हैं। इनसे पूछा गया कि झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि पुलिस ने घेराबंदी कर ली ईडी के दफ्तर की। उनकी बात सुन लीजिए जिससे आप एक क्लियर कट आइडिया होगा, क्योंकि हम बंगाल शिफ्ट कर रहे हैं। बंगाल के सच को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे देखा, परखा, उसको भी सुनिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। लेकिन पहले सुन तो लीजिए। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में एक घोटाला हुआ था। ईडी इसकी जांच कर रही थी और ये संतोष कुमार जो कर्मचारी है वो 18 महीने जेल में थे। जेल के लौटने के बाद एक क्या प्लांटेड स्टोरी की, ईडी ने कोई संबंध भी नहीं किया। ये सोमवार को जाते हैं, ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर बोलते मैं आ गया। अरे भैया आपके पास संबंध ही नहीं है, अब क्यों आ गए? फिर उन्होंने अपना माथा फोड़ लिया और आरोप ईडी पे लगा दिया कि साहब उनको माथा फोड़ दिया। ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ये साजिश, और ये मैं कह सकता हूं तो ये पूरी तरह एक प्लांटेड स्टोरी। अब रांची पुलिस पहले तैयार बैठी थी कि तुम जाओ माथा फोड़ो, हम एफआईआर करेंगे, और आज रांची पुलिस घेर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो फिल्मों में होता था, कोई थाने गया और अपना सर फोड़ लिया, या जिसको जेल में डाला गया उसने अपना सिर फोड़ लिया और उसके बाद आरोप लगाया, उसके साथ मारपीट हुई है। उस तरीके का जिक्र देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ये कर रहे थे, कह रहे थे। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो बड़ा सवाल यह है क्या वाकई इस देश में सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कुछ नहीं बचा है? और सुप्रीम कोर्ट से अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो केंद्र सरकार भी खुश हो जाती है, क्योंकि जो आरोप इस देश के भीतर सीबीआई पर लगे, इनकम टैक्स पर लगे, ईडी पर लग रहे हैं, उसमें कोई तो हो जो कहे कि नहीं नहीं ईडी ठीक काम कर रहा है। तो सामान्य दृष्टि कहती है कि ईडी अपना कानून का पालन कर रहा था। सामान्य दृष्टि कहती है कि बंगाल की पुलिस वहां की राज्य सरकार के अनुकूल काम कर रही थी। सामान्य सोच कहती है कि दिल्ली में बैठी हुई ईडी, उसका मुख्यालय
जो कि इस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो वह भी राजनीति साधने के लिए वहां जा रहे थे, क्योंकि खुद गृह मंत्री जो भाषण दे रहे थे बंगाल के भीतर, और प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं, और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो भाषण देती है, ये तीनों के भाषण एनालिसिस हमारी टीम ने कहा, बोले सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप, टकराव और इन सबके बीच इस तर्ज पर भाषण होते हैं कि उसको मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं, और इधर दूसरी तरफ केंद्र की सरकार को रहने का हक नहीं, यह कानून का पालन करती ही नहीं है। खैर, बहरहाल मसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा हम अगर दखल नहीं देंगे तो अराजकता हो जाएगी, और इसको लेकर उन्होंने बंगाल सरकार को नोटिस दे दिया, 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया कि आपने केंद्रीय एजेंसी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, इसका जवाब दीजिए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पर यह पूरा मामला गया, और सरकार से कहा गया आप ईडी के काम में दखल ना डालें। अब अगर ईडी के काम में दखल ना डालें, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो राज्य सरकार को तो सुनना होगा। लेकिन अगर मोदी सरकार कहेगी तो फिर राज्य सरकार नहीं सुनेगी, कहेगी कि आप ही ने भेजा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मत डालिए, और आपने जो 3 एफआईआर दर्ज कराई है उन अधिकारियों को लेकर, जो अधिकारी छापा मारने गए थे, वो अब स्टे में है, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर खामोशी बरती जाए, और हम उसके बाद देखेंगे जब 2 हफ्ते के बाद आपका जवाब आएगा, क्योंकि जवाब नहीं मिलता है तो फिर अराजकता फैल सकती है। यानी अगर केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही है, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? और दूसरी तरफ से सवाल था कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीतिक तौर पर काम कर रही है, तो क्या राज्य सरकार की ईमानदारी नहीं बनती है कि वो अपने तौर पर उसे रोक ले? अजीबोगरीब परिस्थिति होगी, आप भी कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें लगता है कि उससे ज्यादा जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं और कोर्ट रूम की दलीलों को सुनते हैं, तो बहुत चीजें और साफ होती है। मसलन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जो बंगाल सरकार की दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है ईडी से आप वहां किस लिए गए थे, किस बात की जांच चल रही थी? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं जी अवैध कोयला घोटाले की जांच कर रहे थे। सरकार कह रही है कि हम एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे, जबकि एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई मूर्ख ही वो उसे जब्त कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा कोयले घोटाले की जांच कर रहे थे? सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं जी उसी की जांच कर रहे थे। तो कब से यह मामला था? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमने कोयले का भुगतान वहां पर कैश में किया जाता है, और सम्मन जो दिया था उसका कोई जवाब नहीं दिया था, और इसमें एक हवाला चैनल की पहचान की गई। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर हुआ, इसीलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों की तलाशी ली गई। सुप्रीम कोर्ट को था अच्छा वही आईपैक जिसमें पहले प्रशांत किशोर जुड़े थे? सॉलिसिटर कहते जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल कर इसकी जानकारी दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हमें नहीं पता वो क्या छुपाना चाहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आई। तब कपिल सिब्बल की एंट्री होती है। वो कहते हैं बंगाल सरकार की तरफ से कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया। तब से ईडी क्या कर रही थी? यानी लगभग आपने 11 महीने का वक्त लिया। इस 11 महीने के भीतर, कपिल सिब्बल ने यहां नहीं कहा, हमारी टीम ने बताया कि इस 11 महीने के भीतर लगभग 1200 छापे इस देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी ने मारे हैं। लेकिन वहां पर नहीं छापा मारा जो उसके फेरिस्त में सबसे ऊपर था। बहरहाल कपिल सिब्बल आगे कहते हैं चुनाव के समय अचानक कार्रवाई क्यों हुई? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके पास पार्टी की कई जानकारी है, ईडी को सब पता है, चुनाव के बीच में उसे वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव आईपैक कराता है या इलेक्शन कमीशन कराता है? कपिल सिब्बल बोलते हैं देखिए आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े हैं, अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें ईडी की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट ये मजाकिया लहजे में कह रहा है, और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कह रहा है कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग अगर होती है तो ईडी की गलती क्या है? तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि देखिए जो लैपटॉप होता है आजकल उसी में सारी चीजें रखी जाती है, ईडी उसको जब्त करना चाहती थी, ममता बनर्जी सिर्फ उनका आईफोन लेकर गई, सीएम ने रेड में कोई दखल नहीं डाली। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका दावा गलत है, अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया तो हमें जांच करनी होगी और हम सरकार को नोटिस देंगे। यहां पर बंगाल सरकार कहती है ध्यान में रखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ईडी कह रही है हमने कुछ भी जब्त नहीं किया, सब ममता बनर्जी ले गई, तो जो जब्त नहीं किया तो कल को उस जब्त के आधार पर अगर आप फिर से छापा मारेंगे या फिर से बताएंगे कि हमने जो जब्त किया था उसमें हमें यह सबूत मिले, तो इसको नोट करके रखिएगा कि इन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया है। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर
जो बात सामने आ रही थी कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री कैसे वहां पर पहुंच सकती है। जाहिर है ये एक सवाल तो है, लेकिन दूसरा सवाल यह भी है, क्या इस दौर में आईपैक, जो कि इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा रहा और उसके चुनाव प्रचार में उसके लिए रणनीति बनाता रहा, उसको दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए? और अगर उसके मार्फत पैसे का हेलटेल हो रहा है तो क्या वाकई फरवरी से लेकर जनवरी तक के बीच में 11 महीनों के बीच में इसी वक्त वो मौका मिला जब 2 महीने का वक्त बचा है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का बंगाल में जारी हो जाएगा? दरअसल इस देश के भीतर अलग अलग सरकारों के सामने, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके सामने यह संकट आ गया, जो आपने बिहार में उसका एक रिस्पॉन्स देखा, बिहार नहीं झारखंड में, जो रांची के भीतर जिस तरीके से वहां की पुलिस सक्रिय हो गई। क्योंकि ध्यान दीजिएगा तो ईडी और सीबीआई की ही पूरी कार्रवाई के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन है, वह भी खादान घोटाले और कोयले घोटाले को लेकर और जमीन को लेकर उनको जेल जाना पड़ा था। राज्य में मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद से जब वो जेल से निकल कर आए तो फिर वो केस ठंडे बस्ते में। यानी व्यक्ति अगर दोषी है, अगर ईडी को लग रहा है और उसको प्रूफ करना है, तो वो अपनी अदालत में भी प्रूफ कर सकता है, लेकिन उसने अपनी अदालत में भी प्रूफ नहीं किया। और जब राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन जब मूव किए तो उसके बाद सबूत सामने आ नहीं पाए। तो क्या एक प्रक्रिया भर में डिस्टर्ब करने की पूरी परिस्थिति होती है? जब यह बात कल्याण बनर्जी से पूछी गई, जो टीएमसी के नेता हैं, सुन तो लीजिए एक बार। When the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. Other question, if you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Correct? Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. So maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. तो क्या यह मैसेज है कि दरअसल जो राज्य सरकारें चुनी हुई हैं, अब उन्हें यह डर लगने लगा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनकी राजनीति को भी पूरे तरीके से दफन कर देना चाहती है और उनका उपयोग राजनीतिक वजहों से किया जा रहा है? तो ऐसे में जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं, वहां की पुलिस क्या करे, वहां की नौकरशाही क्या करे? और तो और बात हाईकोर्ट तक चली गई, क्योंकि बकायदा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि 2 दिन पहले हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो लग रहा था जैसे वो जंतर मंतर में तब्दील हो गया है। अब हाईकोर्ट तो कोलकाता में है, कोलकाता में सीएम का ऑफिस है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, वहां बीजेपी घुस नहीं सकती है, यहां पर केंद्र में बीजेपी है, उसके अधीन आने वाले मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट और संस्थान उसके तहत है। तो क्या पॉलिटिकल पावर का टकराव पहली बार इस तर्ज पे है जहां पर ममता बनर्जी ने खुद उस जगह पर पहुंचकर छापा मारा जिस जगह पर ईडी छापा मार रही थी, और यह मैसेज गैर बीजेपी शासित राज्यों में चला गया कि अब आपको ऐसी ही लड़ाई लड़नी होगी? क्योंकि अदालतों के भीतर भी अगर जो जिक्र किया गया उसमें कहा गया ईडी की तरफ से कि हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं, हमें काफी परेशानी हुई, सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था, कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बस और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावे किसी की एंट्री नहीं होगी, और फिर ईडी ने कहा कि हम आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्योंकि ईडी अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, हम अब हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करे, मामला सीबीआई के पास गया तो मसले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी वहां सिर्फ जांच नहीं होगी। अब यहां पर सीबीआई का मसला है, सीबीआई को लेकर इससे पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी है कि सीबीआई के अधिकारियों को राज्यों में घुसने नहीं देंगे। ना सिर्फ ममता ने बल्कि हर बीजेपी शासित राज्य जो नहीं है, यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों की जो कतार है, यह 2021, 22, 23 में भी यह चलते रहा और 11 राज्यों ने कहा हम सीबीआई के अधिकारियों को अपने यहां घुसने नहीं देंगे। यह परिस्थितियां बतलाती है कि टकराव कितना व्यापक है। लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए उस परिस्थिति में जहां पर ईडी न्याय की गुहार लगा रही है सुप्रीम कोर्ट से। हाईकोर्ट खारिज हो गया, यानी हाईकोर्ट तक अब आपको न्याय उस रूप में नहीं मिलेगा जिस राज्य के भीतर हाईकोर्ट होता है। वहां पर अगर उसकी सरकार इस तर्ज पर निकल कर आ जाए जैसे ममता बनर्जी निकल कर आई है, तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है? यह सवाल कोई भी कहेगा कि यह तो अराजकता है, ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती हैं, जो कर रही है बिल्कुल गलत है। लेकिन इसकी दूसरी सिचुएशन आइए। दूसरी सिचुएशन में ईडी 2020 में जो 2742 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस
आईपैक के डायरेक्टर प्रदीप जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारने का जो जिक्र किया गया ईडी की तरफ से, उसमें सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की थी और ईडी ने 28 नवंबर 2020 से इसकी जांच शुरू की थी। अब आप ध्यान दीजिए, पहली एफआईआर सीबीआई ने जारी की 27 नवंबर 2020 को। होते होते 2026 में ईडी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है अब यह पूरी जांच सीबीआई करे, जिससे यह मामला बाहर जांच कराया जा सके किसी दूसरे राज्य के जरिए। यानी दूसरे राज्य में सीबीआई बैठती है, वो बंगाल में तो बैठ नहीं पाएगी। जी, एक ही देश है, बंगाल भी इसी देश में आता है, दिल्ली भी इसी देश में आता है। इस देश के भीतर केंद्र की सरकार भी चुनी हुई है, राज्य की सरकार भी चुनी हुई है। इस देश के भीतर नौकरशाही अपना काम कर रही है, पुलिस महकमा अपना काम कर रहा है, इस देश की न्यायपालिका अपना काम कर रही है। इस देश के भीतर यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और इन सब के बीच मीडिया भी अपना काम कर रही है। हमने जानबूझ के आज कुछ किताबें पीछे रखी है, एडिटर साइलेंट है। रंजन गोगोई इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने के बाद जिस तरीके से सरकार के साथ वो संसद तक चले गए और उनको नॉमिनेट कर दिया गया रिटायरमेंट के चंद महीनों के बाद, यह मैसेज पहली बार भारत में उभर कर आया। एक और तस्वीर है टीएन शेषन की। टीएन शेषन ने बताया था वो इस देश के चुनाव आयुक्त हैं, सरकार के नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में सब कुछ आपके सामने है। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कैसे मूव करना है उसके लिए भी एक किताब है। तमाम प्रधानमंत्रियों की पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे तो मौजूदा वक्त की कार्यप्रणाली आपको कटघरे में खड़ा कर देगी। और आखिरी में वो है कि वो 5-6 चीजें कौन सी होती है जिससे लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आसरे क्या केंद्र सरकार ने यह दांव खेला कि हाईकोर्ट नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बहुत तेजी के साथ और तुरंत खटखटाइए, जिससे ईडी की साख तो बच जाए, जांच की पूरी प्रक्रिया तो बच जाए, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार के सामने यानी ममता बनर्जी की पार्टी के सामने यह बेचैनी है। चुनाव अप्रैल में तो रिजल्ट भी आ चुके होंगे, जनवरी का महीना चल रहा है, मार्च होते होते नोटिफिकेशन हो जाएगा, 1.5-2 महीने का वक्त है, सब कुछ इसी दौर में होना है। इसी दौर में ईडी सक्रिय है, सीबीआई का जिक्र हो रहा है, आईटी सक्रिय है। तो हमारी टीम ने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, जो 2024 के बाद चुनाव की फहरिस्त थी और उसमें झारखंड भी ले लीजिए, तो उसमें कहा गया कि झारखंड में 74 छापे, दिल्ली में 27 छापे, महाराष्ट्र में 113 छापे और हरियाणा के भीतर लगभग 280 छापे इसी दौर में मारे गए जब चुनाव हो रहे थे। इस फहरिस्त में अगर आप कर्नाटक में चले जाएंगे, कर्नाटक के भीतर इलेक्शन के प्रोसेस के 6 महीने के भीतर लगभग 76 छापे, तमिलनाडु के भीतर होने वाले चुनाव के वक्त उस वक्त भी लगभग 16 बड़े छापे और लगभग 53 छोटे छापे। बड़े का मतलब सीधे पॉलिटिकल तौर पे जुड़ना होता है। यह परिस्थितियां इस देश के भीतर एक मैसेज कन्वे कर रही है कि कानून का राज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस देश में कानून के हिसाब से ही चीजें चलाने की है। लेकिन अगला सवाल यह है कि जब राजनीतिक सत्ता की ताकत इस देश के कानून के राज को ही अपनी हथेली पर नचाने लग जाए, तो वो दिल्ली हो या कोलकाता हो, टकराव होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो कानून की ही दुहाई देगा और संविधान का ही जिक्र होगा। लेकिन आपकी हथेली पर कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके क्या पहली बार ममता बनर्जी की तर्ज पर हर गैर बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री सक्रिय हो चला है और सक्रिय हो जाएगा। और टकराव की यह परिस्थिति आए, यह एक चेतावनी है दिल्ली के लिए, अगर आप टकराएंगे तो फिर हम भी खड़े हैं, या फिर यह मैसेज अब दिल्ली को लग गया है कि अब तो पूरे तरीके से दबाना ही होगा, छोड़े नहीं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की साख का कम से कम अपने अनुकूल उपयोग तो कर ले। क्या भारत का लोकतंत्र इस दिशा में आकर खड़ा हो गया है? मैसेज तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।